हे गाइस, सो आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। एंड मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है जिससे आप सबको बिल्कुल इजी हो जाएगा टॉपिक को समझना। ठीक है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स है ये मेनली एग्जाम में आते ही आते होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके सब पार्ट्स बन के आते हैं लाइक स्ट्रक्चर एंड जो भी फंक्शन है एंड फुल डायग्राम के साथ माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करना है, प्लास्टिड्स को एक्सप्लेन करना है। सो ऐसे ऐसे आगे आता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स के बारे में ऐसे आएगा। ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बारे में करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। इसकी हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो के एक ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। एंड जो टर्म माइटोकॉन्ड्रियन है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, वहाँ से लिया गया है और ये दो वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बनाया गया है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन, जिसका मतलब है माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैनुअल्स लाइक। एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और वो क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ करके उसकी हेल्प से एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी की फुल फॉर्म भी यहाँ पर आती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स में कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। वो क्या है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और वो क्या है जब उसको जनरेट करता है तो उसको पूरे सेल्स में यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये क्या है एटीपी एक एनर्जी है जिसको जो माइटोकॉन्ड्रिया है एरोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से उसको यूज़ करके इसको जनरेट करता है। ठीक है। जिसको वो बाद में इस एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी यूज़ करता है अपने काम करने के लिए, अपनी फंक्शनिंग करने के लिए, पूरे सेल में उसको यूज़ करता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को नेम किसने दिया गया था, इसके बारे में बताया किसने था, तो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिनका नेम था रिचार्ड आल्टमैन, जिन्होंने 1890 में डिस्क्राइब किया था कि हाँ भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऐसे होता है। और जैसे मैंने आप सबको पहले बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज की तो तो इनमें भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होता है। अगर आगे हम इसके नेचर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के तो ये क्या है सेमी ऑटोनॉमस नेचर का होता है, जिसका मतलब है कि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है जिससे ये क्या है कैपेबल हैं खुद ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कुछ कुछ प्रोटीन किसकी किसकी हेल्प से, साइटोप्लाज्म में हमारे पास डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, ठीक है, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एंड इनकी हेल्प से ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो इन्हें सेमी ऑटोनॉमस नेचर भी बोला जाता है कि इनका जो नेचर है वो सेमी ऑटोनॉमस है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन्ड है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ रेंज क्या होगी 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर में। इसका जो डायामीटर है वो क्या 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। एंड अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, जेल लाइक मटेरियल भी है एक जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। जो आउटर मेम्ब्रेन एंड जो इनर मेम्ब्रेन है ये किन से बना होता है, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड लेयर से बना होता है जो कि एक दूसरे से अलग अलग हैं, सेपरेटेड है, किसकी हेल्प से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसिस की हेल्प से।
यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करना ही होगा अगर आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, पोरेंस दिख रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस दिख रही हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम देखकर आपके माइंड में आया होगा कि पोरेंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस है उसको उसमें क्या है, सॉरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर का सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो कौन कवर करता है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस को कौन कवर करता है, आउटर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर आपको कुछ कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स दिख जाएंगे बहुत सारे नंबर में। आपको यहाँ पर डॉट 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 दिख रहा है ना आउटर मेम्ब्रेन पर, तो वो क्या है, आपके स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स हैं जिनको पोरेंस बोला जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट भी है, द आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द surface of the mitochondrion and has a large number of special proteins known as porins। इसके बाद आपके पास आता है सिस्टेम। तो ये क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिख जाएंगे जो कि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। एंड ये किस में हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनली के हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनसाइड सरफेस एरिया, उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो जो सिस्टे है एंड जो प्रोटीन्स है इनर मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने में, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्या स्ट्रिक्टली परमिएबल होती है, मींस वो एटीपी मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को ही उसके अंदर से पास करने देती है। तो वो क्या स्ट्रिक्टली परमिएबल है किनके लिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड यहाँ पर यही एक इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, यही एक जगह है, एक साइट है जहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें हमारे पास एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स के अलावा राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ये भी प्रेजेंट होते हैं। और जो यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, उनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो वो प्ले करते हैं। तो वो क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में वो हेल्प करते हैं, जो वो एंजाइम्स होते हैं। आगे हमारे पास आती है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ये भी आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में भी आ सकते, शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकते, इसमें एक्सप्लेन कर दोगे तो और बढ़िया बात है। तो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो हाइपोथेसिस है, तो ये क्या बताती हैं कि कुछ कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनेलीज हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो एक टाइम पर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स के माइक्रोब्स थे, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, इनका बिल्कुल सेम साइज था जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का, एंड ये डिवाइड भी बाइनरी फिजन की हेल्प से होती थी, ठीक है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट है, इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, एज अ बैक्टीरिया की थी, जिनको एक बड़े सेल ने एनगल्फ कर लिया था, अपने अंदर ले लिया था। एंड जो अगर हम बात करें एंडोसिम्बियोसिस के बारे में, तो ये एक टाइप होती है सिम्बियोसिस की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है एंड बिहेव करते हैं वो दोनों की, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस। तो फंक्शंस में हमारे पास क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, कि उसकी फंक्शनिंग क्या क्या है। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो क्या है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एक प्रोसेस की हेल्प से, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद में आगे के फंक्शनिंग में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम उसके सेकेंड फंक्शन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्प करता है सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और जो सेल्स की ग्रोथ है, नए सेल्स की ग्रोथ है, उनकी सेल मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको भी प्रमोट करता है, उसमें हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल्स में अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो एपोप्टोसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो कि पहले से प्रोग्राम्ड होती है, एक प्लानिंग के साथ सेल को मारा जाता है, तो उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और नेक्स्ट इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ कुछ ब्लड में कुछ कुछ पार्ट्स को बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ हॉर्मोन्स को ये बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन्स एंड ईस्ट्रोजन। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में जो भी कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम आयंस की किसी भी सेल की कंपार्टमेंट्स में। कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है कि उसका जो लेवल है वो ज़्यादा या कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये उसके अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये सेल साइकिल में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये सभी इसके मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। तो अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, इसकी सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आती है कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि ज़्यादातर हमें प्लांट्स के एल्गे के सेल्स में पाए जाते हैं, वहाँ पर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम इसके काम की बात करें तो जो प्लास्टिड्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फूड को स्टोर एंड मैन्युफैक्चर करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फूड को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं। और इनके पास कुछ कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या फोटोसिंथेसिस में कुछ कुछ पिगमेंट्स यूज़ की जाती करते हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब कुछ कुछ टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेल के कलर को चेंज कर देते हैं। और ये क्या है, इनको कंसीडर किया जाता है इंट्रासेलुलर एंडोसिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया के नाम से। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले किया है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, तो वो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो लाइक क्लोरोप्लास्ट है जो कि यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्रोमोप्लास्ट यूज फॉर पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज। एंड अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या होता है? नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कहीं मतलब ये कलर नहीं देते। लाइक हमारे पास कुछ कुछ पिगमेंट्स है जो सेल को कलर देते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करें कि जो प्लास्टिड्स हैं, जो इनकी टर्म है ये 1885 में AFW स्किम्पर ने दिया था। इनका जो नेम था एंड क्लियर डेफिनेशन प्लास्टिड्स की AFW स्किम्पर ने दी थी। यहाँ पर मेंशन ये 1885 में दी थी। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टिड्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होती हैं इसकी: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? बाइकनकेव्ड शेप्ड होता है और सेमी पोरस होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। और ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि हमें कहाँ पर मिलेगा? प्लांट सेल के मीजोफिल में मिलेगा। ठीक है, एंड ये साइट्स भी हैं जहाँ पर फूड की सिंथेसिस की जाती है। फूड को सिंथेसाइज किया जाता है किस प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट के साइज़ की बात करें तो ये ज़्यादातर वेरी करता है 4 to 6 माइक्रोमीटर के बीच में इसका डायामीटर होता है। एंड अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। एंड अगर हम बात करें कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 2 रीजन्स मिल जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 2 रीजन्स मिलेंगे जिनको ग्रैना एंड स्ट्रोमा बोलते हैं। जो ग्रैना है वो किससे बना होता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैलाकॉइड्स, या हम इसको लैमेला बोल सकते हैं, उनके स्टैक से बना होता है। ठीक है, मतलब
सिंगल सिंगल थैलेकॉइड्स को मिलाकर, उनके स्टैक्स को मिलाकर जो ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड होगा उसको ग्रेना बोलते हैं। तो जो ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी मिलेंगे एंड ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का। एंड अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो ये होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है जहाँ पर ग्रेना प्रेजेंट होता है एंड कुछ यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्म की तरह काम करता है। जहाँ मीन्स स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, ग्रेना। और जैसे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लाइक ट्राइबोसोम्स एंड ऑल, तो ये साइटोप्लाज्म की तरह सिमिलर उसके काम कर रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर। और यहाँ पर और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे जो स्ट्रोमा है वो भी साइटोप्लाज्म की तरह काम कर रहा है। तो जो स्ट्रोमा है इसके अंदर भी कुछ कुछ एंजाइम्स अलग अलग तरह के होंगे, और एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया, और भी सब्सटेंसेस क्या है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो स्ट्रोमा लैमेला है उसका फंक्शन क्या, उसका काम क्या है, वो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थैलेकॉइड्स को, या हम बोल सकते हैं लैमेला को, अलग अलग जो सिंगल सिंगल होते हैं थैलेकॉइड, तो उनके ग्रुप को कनेक्ट करके वो रखता है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देता है उनके स्टैक्स को, थैलेकॉइड को, स्टैक्स को। और उस स्टैक्स को मतलब जो कलेक्शन ऑफ स्टैक्स है थैलेकॉइड के, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले मेम्ब्रेन एनवलप आता है, ठीक है। तो क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, यहाँ पर आपको इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन मिल जाएंगी जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है, स्ट्रोमा को सेपरेट करती है, किससे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस से, ठीक है। आगे आपके पास आएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस, जो क्या होता है, वो वाली स्पेसिस जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको मिल जाएंगी, उनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास लेमेला है जिसको हम थैलेकॉइड सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो ये सिस्टम है ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस सैक्स का कलेक्शन होता है। मींस जो स्टैक्स है हमारे पास, थैलेकॉइड स्टैक है, सिंगल सिंगल को कलेक्ट करके जो होता है, जो कलेक्शन हमारे पास बनती है, तो उसको हम थैलेकॉइड, तो उसको हम सिस्टम पूरा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं उनको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि हमें थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स में मिल जाएंगे। एंड ये एक साइट भी होती है जहाँ पर, मींस जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये एक प्लेस है जहाँ पर जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं वो अपना फंक्शन प्रोसीड करते हैं, जहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, किसके प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और अगर हम थैलेकॉइड के अरेंजमेंट की बात करें कि जो थैलेकॉइड्स हैं वो स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं जिनको हम ग्रेना बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड सिंगल ग्रेना को सिंगल जो स्टैक है उसको हम ग्रेनम बोल देते हैं, ठीक है। सभी जो हमारे पास सिंगल सिंगल ग्रेनम है उसके अंदर आपको 10 to 20 थैलेकॉइड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रोमा आता है। स्ट्रोमा क्या है, कलरलेस एल्कलाइन एक्वस प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो कि इनर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। और ये आपको ग्रेना के आसपास मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रेना। ग्रेना जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि प्लास्टिड में जो लेमेला के स्टैक्स होते हैं, कलेक्शन होता है उनका, उसको ग्रेना बोलते हैं। एंड ये साइट्स होती हैं जहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिड्स का फंक्शन आ जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आ जाएगा कि ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये फूड जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पर फूड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ फूड में हेल्प करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। और ये क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
थर्ड पॉइंट इसका बन सकता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका उसके पास एक क्लोरोफिल नाम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड उसको फूड की सिंथेसिस में, सभी ग्रीन प्लांट्स में जो फूड की सिंथेसिस होते हैं उसमें यूज़ कर देता है। और ये क्या है, जब भी फोटोलाइसिस होता है वाटर का, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, तो जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो तब एंड प्रोडक्ट में वो क्या है, NADPH एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। एंड जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पर ये ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर से मिलती है इसको, तो ये उसको किस में यूज़ करता है, टू जनरेट कार्बन एंड शुगर। कैल्विन साइकिल, जब कैल्विन साइकिल या हम बोल देते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शंस हो रही हैं तो उस टाइम में ये क्या करता है कि जो हवा में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके हवा से उसको कार्बन एंड शुगर में जनरेट करने में काम आता है, यूज़ करता है उसको। नेक्स्ट आपके पास प्लास्टिड की ये डायग्राम है जिसको आप एग्जाम में बना सकते हो। जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन, सेकंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, मींस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको उसकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस दिख रही हैं। जो ये फोर्थ पॉइंट है ये क्या है, आपका स्ट्रोमा है जिसमें आपको थैलेकॉइड और लैमेला दिख जाएंगे, ठीक है, और स्टैक ऑफ थैलेकॉइड वो कंप्लीट क्या होगा, आपका ग्रेना। नेक्स्ट आपके पास आता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये नेम जो क्रोमोप्लास्ट है ये नेम दिया गया है उस एरिया को जहाँ पर सभी जो पिगमेंट्स है जिनको रखा जाता है, सभी पिगमेंट्स को रखा जाता है एंड प्लांट में सिंथेसाइज करवाया जाता है, ठीक है। और ये यूजुअली आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में, एजिंग लीव्स में एंड फ्रूट्स में मिलेंगे, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, कन्वर्ट कर देता है खुद को क्रोमोप्लास्ट में। जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है, उनके पास एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जिनको कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स बोला जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है फ्रूट्स को, लीव्स को, फ्लावर्स को, ठीक है, उन सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। ये मेन रीज़न उन पिगमेंट्स का, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स का मेन रीज़न ये क्यों होता है कि वो मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों देते हैं, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेटर्स हैं वो क्या अट्रैक्ट करें फ्लावर्स को, अट्रैक्ट करें प्लांट की तरफ, अट्रैक्ट हों, ताकि मीन्स जो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हों, ताकि पॉलिनेशन में हेल्प हो सके और आपको आपके प्लांट्स में फ्रूटिंग हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मार्क्स में आ सकता है कि क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, तो आप बता सकते हो कि कैरेटिनॉइड पिगमेंट होता है। अगर आपको इसको इजीली याद करना है तो आप याद कर सकते हैं कि आजकल आप सब सैलून जाते हो और वहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो अपने हेयर्स का, तो वहाँ से केराटिन से कैरोटिनॉइड आप याद कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपके पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने प्लास्टिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, नॉन पिगमेंटेड कलरलेस, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये यूजुअली आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपको ज़्यादातर नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्लांट का नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, पोर्शन होता है, प्लेस होती है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वो प्लेस कौन सी होगी, रूट्स में आपको ये पिगमेंट्स मिल जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट मिल जाएंगे। एंड ये क्या है, एक्ट करता है एज अ स्टोरेज शेड्स किसके लिए, स्टार्च हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स के लिए ये क्या एक स्टोरेज शेड है, मीन्स रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो स्टोरेज है वो कितनी होनी चाहिए, मीन्स कितना ज़्यादा स्टोर होना चाहिए, प्लांट की रिक्वायरमेंट्स के और उसकी नीड्स के ऊपर है। और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड फैटी एसिड्स होते हैं इनको कन्वर्ट करने में। एंड नेक्स्ट अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ये आगे 3 टाइप्स होती हैं इनकी, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट, ठीक है।
तो इसके जो 3 टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अमाइलोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मेन होते हैं तीनों टाइप्स में से। ये वाले सबसे ज़्यादा मेन होते हैं क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, फूड को स्टोर करने में, स्टार्च को स्टोर करने में एंड उसको सिंथेसाइज करने में। एंड सेकंड हमारे पास आता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करने में प्लांट के अंदर, उसकी नीड्स एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड ये ज़्यादातर आपको सीड्स में देखने को मिलेंगे। एंड इलियोप्लास्ट की बात अगर हम करें तो ये किस में हेल्प करता है, जो फैट्स एंड ऑयल है उनको स्टोर करने में, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट एंड नीड के अकॉर्डिंग ये फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करता है इलियोप्लास्ट। नेक्स्ट आपके पास कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस आ जाएंगे, लाइक कि आपके पास आ सकते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसका मेन फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो क्लोरोप्लास्ट है ये फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है, ये क्योंकि इसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एंड स्टैक्स ऑफ लेमेला, प्लास्टिड के अंदर जो लेमेला के स्टैक्स होते हैं, जो थैलाकोइड के स्टैक्स होते हैं, उसको ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये प्लांट सेल में कहाँ पर पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर होगी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के। सो यही था आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इसमें ये सारा, अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि इसमें मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वो भी, उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस के, तो उन सबको मेनली ये 2 टॉपिक्स होते ही होते हैं। एंड तो सबका जो सिलेबस है वो अलग अलग होता है, तो कई बार कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो उसकी भी वीडियो एक अलग से आ जाएगी। सो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड आपको अगर मेरे पढ़ाने का वे, मेरा कॉन्सेप्ट्स एंड पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपके कोई भी नियर एंड डियर वन है जिसको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपनी स्टडीज़ में प्रॉब्लम ना आए एंड वो ईजिली सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा अच्छा लगा होगा, आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।